नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि सब लोग सकुशल होंगे। पिछली कक्षा को आपने बहुत पसंद किया। केमिस्ट्री के सेशंस मैं आशा करता हूं कि कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा इसे। और बहुत मज़ा आया आपके कमेंट्स को देखकर। आपके कमेंट्स से तो मेरी एनर्जी जो है वह कई गुनी हो जाती है। बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी टिप्पणियाँ अच्छी-अच्छी मिलती हैं। प्रिय मित्रों, कल की कक्षा को हम आगे बढ़ाते हुए स्टेट ऑफ मैटर अर्थात पदार्थ की अवस्था, इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे कुछ और बातें करते हैं। आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं हम ऑक्सीजन सिलेंडर के विषय में कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर में सबसे पहले आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है कि इसके अंदर होता क्या क्या है। तो इसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर नाम है तो ऑक्सीजन तो इसमें होगा ही होगा। इसके साथ साथ क्या होता है, इसमें हीलियम गैस भरी होती है। हीलियम जो कि एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। तो इसे डालने की क्या आवश्यकता पड़ गई सिलेंडर में? तो इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि हीलियम जो है वह शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता और साथ ही दूसरी बात क्या है कि यह सिलेंडर को ठंडा रखने का कार्य करती है। ठीक है, ये बातें लिखी हुई है, इनर्ट गैस है ये। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 2 है। ठीक है, ट्राइमिक्स। ट्राइमिक्स इसका उपयोग जो है समुद्री गोताखोर करते हैं, अर्थात सी डाइवर्स करते हैं। क्लियर? इसके अंदर क्या क्या होता है? ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आपसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ट्राइमिक्स में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता। ठीक है, कि ट्राइमिक्स में निम्न में से क्या नहीं मिला होता, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर में निम्न में से क्या मिला होता है। ठीक है, कई सारे विकल्प आपके सामने हो सकते हैं और आपको टिक करना होता है। ठीक है, अगला जो है वह हमारा है वेल्डिंग गैस। ठीक है, वेल्डिंग के लिए जो गैस उपयुक्त होती है, उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है? एक तो दहन का पोषक ऑक्सीजन और दूसरा एसिटिलीन। संयुक्त रूप से इसे हम ऑक्सी एसिटिलीन हम बोल देते हैं। ऐसा क्यों होता है बंधु? क्योंकि जलने पर यह 3200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उत्पन्न करती है। आप देखते भी होंगे, कभी भी आपने वेल्डर को देखा होगा तो एक बड़ी उष्मा, मतलब एक उच्च उष्मा का जो है वहां पर निर्माण होता है। अब देखिए कि एसिटिलीन गैस, अब इस एसिटिलीन गैस को हम देखते हैं कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपने सुना होगा कि कार्बाइड से पका हुआ आम है यह। ठीक है, अभी आम का सीजन आने वाला है। तो क्या होता है? CaC2 प्लस H2O, CaC2 अर्थात कैल्शियम कार्बाइड, जब यह अभिक्रिया करती है जल के साथ तो एसिटिलीन गैस का निर्माण करती है, C2H2। ठीक है, क्लियर? इसीलिए इन फलों को धोकर खाना चाहिए, क्योंकि कार्सिनोजेन इसमें पाए जाते हैं, अर्थात कैंसर उत्पन्न करने वाले। ठीक है, तो इससे कैंसर होने का खतरा भी है। इसलिए इस प्रकार के जो भी फल हैं उन्हें हमें धोकर, अच्छे से धोकर के खाना चाहिए। अब ये तो है जो कि हमने कृत्रिम रूप से पकाया फलों को। अब प्राकृतिक रूप से फलों को कैसे पकाया जाता है बंधु, बताओ? प्राकृतिक रूप से फल कैसे पकते हैं? तो इसमें जो है नेचुरल हार्मोन पाया जाता है और वो क्या है? एथिलीन। ठीक है, यहां एसिटिलीन और यहां एथिलीन। क्लियर? स्पष्ट है? C2H4 यहां C2H2। ठीक, अब देखो कि सम इंपॉर्टेंट गैसेस, कुछ महत्वपूर्ण गैसें, इन सब के विषय में वैसे हम जब हम कार्बनिक रसायन शुरू करेंगे उस समय हम इन सब के विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्पष्ट है? सब सम इंपॉर्टेंट गैसेस, कुछ महत्वपूर्ण गैस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं N2O के विषय में। ठीक है, N2O क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस। यदि इसे कोई व्यक्ति सूंघ लेता है तो 10 मिनट तक वह पागलों की तरह हंसता रहता है। ठीक है, तो यह है हंसाने वाली गैस, लेकिन इसके साथ हैलोथीन मिला होता है। क्लियर? इसी के कारण जो है यह ग्रीन हाउस गैस भी है। मैंने ऑलरेडी आपको भूगोल में पढ़ा रखा है, ग्रीन हाउस गैसेज की सूची आपको दे रखी है वहां। ठीक है, क्योंकि इसमें हैलोथीन मिला होता है। स्पष्ट है सारी बात? CCl3NO2। ठीक है, क्लोरोपिक्रिन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टीयर गैस या अश्रु गैस। आप सुनते होंगे कि पुलिस को
अश्रु गैस का प्रयोग करना पड़ गया या फिर आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ गया, ठीक है। तो वो यही गैस है जिस गैस के छोड़ने के बाद जो है मनुष्य के आंखों में क्या होता है कि अश्रु ग्रंथि जो है वह एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और आंसू आने लग जाते हैं, ठीक है। तो अश्रु ग्रंथि लैक्रिमल ग्लैंड के सक्रिय होने से आंसू निकलते हैं। मैं पढ़ाऊंगा इन सब चीजों को बायोलॉजी जब बताऊंगा तब। एक और महत्वपूर्ण बात, आज दूसरा लेक्चर है केमिस्ट्री का यह, ठीक है। यदि आपने अब तक पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के अवश्य देखें, आपको अवश्य वहां पर मजा आने वाला है, ठीक है। और हो सके तो अपने बंधु बांधव जो मित्रगण हैं उनसे भी आप इसे साझा करें, क्योंकि यह संयुक्त रूप से बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, केवीएस, एनवीएस इन सारे एग्जाम्स के लिए समान रूप से लाभकारी है। एक बात और बता दूं, आज कई कई छात्र लगातार मुझसे प्रश्न कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के विषय में कि कौन सा बुक पढ़ें। तो ये बंधु आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं सीधा, किसी प्रकार का कोई ये नहीं कि हाँ फलाना बुक है तो उससे ही आपको सफलता मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी पुस्तक आपके पास उपलब्ध हैं बस उसका गहन अध्ययन आवश्यक है। कई पुस्तकों को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक पुस्तक को कई बार आप पढ़ें, ठीक है। और यह बात भी ध्यान में रखें कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ठीक है। इसलिए उनका गहन और विस्तृत अध्ययन करें, बार बार अध्ययन करें, ठीक है। आइए बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी के विषय में। और यह घटना कब हुई थी? 1984 में। 1984 आपको डेट भी अगर ध्यान में रखना है तो वह डेट था 3 दिसंबर 1984 से 4 दिसंबर 1984, इन 2 दिनों की यह घटना है, ठीक है। 15,000 के आसपास लोग मारे गए थे इस भोपाल गैस त्रासदी में। कितने लोग मरे थे? तो लगभग 15,000 लोग मरे थे। कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO, ठीक है। कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड और यह कंपनी बनाती क्या थी? तो कीटाणुनाशक, ठीक है, या कीटनाशक। दोषी आदमी क्या था? का नाम क्या था? वारेन एंडरसन, जो कि पकड़ा नहीं गया। कुछ वर्ष पूर्व उसकी मृत्यु हो गई, संभवतः 2014 में उसकी मृत्यु हुई है, 2014-15 में, ठीक है। मरने का क्या कारण था? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में हीमोग्लोबिन जो आपके रक्त के अंदर होता है उससे संयोग करने की जो प्रवृत्ति होती है ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 300 गुना अधिक होती है। और यही कारण है कि ऑक्सीजन जिसका संयोग होना चाहिए आपके हीमोग्लोबिन से उससे न होकर के संयोग किससे हो जाता है? इस कार्बन मोनोऑक्साइड से। जैसे निगेटिव बात जो है वह किसी व्यक्ति के अंदर वह जल्दी घर बनाती है और पॉजिटिव बातें उसे उसके घर अंदर जल्दी घर नहीं बनाती, ठीक है। तो इसी ढंग से यह इस कार्बन मोनोऑक्साइड की भी यही स्थिति है कि ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन से संपर्क करने की जो टेंडेंसी है वह ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 300 गुना अधिक होती है। और यही कारण है कि लोग मारे गए थे। और यही एक कारण भी है कि जब आप घर में सोते हैं और जब सारे ही गेट दरवाजे बंद होते हैं, खिड़कियां बंद होती हैं, तो सलाह दिया जाता है क्या? कि आप अंगीठी जलाकर, खिड़की बंद कर या दरवाजा वगैरह बंद कर कंप्लीट पैक होकर ना सोएं, क्योंकि वहां क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं मौत का कारण बन सकता है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन यह होता किसके द्वारा है? गुप्त ऊष्मा के द्वारा। आइए बात करते हैं एक एक कर। सबसे पहले गलनांक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मेल्टिंग, ठीक है। यह भौतिक विधि है, ठीक है, जिसमें ठोस किसमें चेंज होता है? द्रव में। ठोस को गर्म करने पर द्रव में परिवर्तन होना ही क्या है उसका? किसी खास ताप पर उसका गलनांक कहलाता है। किसी निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में परिवर्तन होना ही क्या है? गलनांक है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? बर्फ जल में परिवर्तित होता है। यदि बर्फ है उसे आप हीट करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वह क्या होगा? जल में परिवर्तित हो जाएगा या फिर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? इसी ढंग से हम हिमांक की बात करते हैं, फ्रीजिंग यानी कि जमना। इसे कई जगह पर जमनांक भी बोला जाता है, ठीक है। तो जमना अर्थात लिक्विड का, अर्थात
द्रव का, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर ठोस में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? ठोस में चेंज होने को क्या बोलते हैं हम लोग? हिमांक बोलते हैं। क्लियर? जैसे जल को अगर 0 डिग्री सेल्सियस, जल को यदि ठंडा किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस पर यह किसमें चेंज होने लग जाता है? आइस में, अर्थात बर्फ में परिवर्तित होने लग जाता है। ठीक है। क्वथनांक, बॉइलिंग, ठीक है, तो बॉइलिंग में क्या होता है? द्रव का किसी निश्चित ताप पर गर्म होकर गैस में परिवर्तित होने को क्या बोला जाता है? क्वथनांक बोला जाता है। क्लियर? जैसे आप देख सकते हो, जब आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, ठीक है, तो वह धीरे धीरे किस में चेंज होने लग जाता है? तब वह धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है गैस में, और एक समय ऐसा आता है कि वह पूर्णतः गैस में चेंज हो जाता है। क्लियर? लेकिन आप एक चीज यहां पर गौर करने वाली बात है कि जो ताप है 100 डिग्री सेल्सियस, वह तब तक नहीं बदलता जब तक कि पूरा का पूरा जल जो है वह वाष्प में परिवर्तित ना हो जाए। क्लियर? संघनन, कंडेंसेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि गैस द्रव में परिवर्तित होता है। आपने देखा होगा कि जब आप पानी को गर्म करते हैं, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी जो है वह वाष्प में बदलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर यदि आप कोई बर्तन लगा दो तो आप देखेंगे कि वह जो वाष्प है वह उससे टकराकर संघनित होकर, ठीक है, जल की बूंदों के रूप में वह नीचे गिरता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। मेरे ख्याल से सारी बातें स्पष्ट हो रही होंगी। अगला है ऊर्ध्वपातन। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये सब तो आप देख रहे थे, यह आपके डेली लाइफ में घटित हो रहा है, ठीक है, वैसे यह भी डेली लाइफ में घटित हो रहा है। क्लियर? इसमें क्या होता है कि ठोस जो है, ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में बिना परिवर्तित हुए वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? यानी कि ठोस सीधा चेंज हो गया किसमें? गैस में। है ना आश्चर्य वाली बात? ठोस को तो पहले द्रव में परिवर्तित होना चाहिए था, उसके बाद गैस में जाने की बात है, लेकिन यहां पर ठोस जो है वह सीधा ही गैस में परिवर्तित होता है, और इसका वाइस वर्सा भी, अर्थात गैस को यदि ठंडा करें तो वह सीधा ठोस में परिवर्तित होगा। तो यह घटना क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होता है? तो आप उदाहरण देख सकते हो। उदाहरण के रूप में सबसे जो सरल उदाहरण है आपके सामने वह क्या है? कपूर। कपूर को आपने देखा होगा कि उसे गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधा गैस बनता है। क्लियर? इसके अतिरिक्त है आयोडीन, नौसादर, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, ठीक है, जो कि ठोस अवस्था में होते तो हैं, लेकिन उन्हें गर्म करने पर वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। अब देखो ड्राई CO2, सूखी बर्फ जिसे कहा जाता है, या फिर जिसे ठोस बर्फ भी कहा जाता है। क्लियर? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। सारे ही फैक्ट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पिछली कक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण थी, यदि आपने अब तक नहीं देखा है तो आप उसे जाकर के देख लें, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। सूखी बर्फ, ठोस बर्फ, इसका प्रयोग क्या है? प्रशीतक के रूप में चीजों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ड्राई CO2 को क्या बोला जाता है? सूखी बर्फ कहा जाता है। ठीक है। सोडियम वेपर लैंप, इसका उपयोग जो है स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वह क्या होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी मैं बिल्कुल आपको कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ा रहा हूं, ताकि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप आसानी से हल कर सकें और अधिक से अधिक प्रश्न आप हल कर सकें। ठीक है, आपकी टिप्पणियों को देखकर मजा आ गया। ठीक है, ऐसे ही प्यार आप लोगों का मुझे मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।